नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, तो उसी में आज जो हम सेकंड पार्ट लीनियर अलजेब्रा का पढ़ेंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो पार्ट 2 रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, क्योंकि पार्ट 1 में सीधी सीधी बातें थोड़ा बेसिक से हम पढ़ते हैं, चीज़ें बेसिक ज़्यादा होते हैं। पार्ट 2 में थोड़ा सा हम स्पीड अप करते हैं चीज़ें। तो इसी तरीके से ये है आज हमारे पास पार्ट 2। इसमें हमको मेन टॉपिक्स आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और साथ में ये 3 चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन, डायलेशन, रोटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, geometric transformations. A geometric transformation is a mapping that moves point in space while preserving or changing certain properties like distance, angle और orientation. मतलब क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि आपकी कुछ चीज़ों को प्रिजर्व रखना है और दूसरे स्पेस में चले जाओ आप, है ना। मतलब कि आप अपनी पहचान नहीं खो रहे हैं, लेकिन आप दूसरे स्पेस में जा रहे हैं। मोटा मोटा ऐसा समझिए, है ना, कि मैपिंग इज अ मैपिंग, एक तरह की मैपिंग होती है जो कि पॉइंट को मूव करती है स्पेस के अंदर, दूसरे स्पेस में ले जा सकते हैं, वाइल प्रिजर्विंग और चेंजिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करती है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, जैसे डिस्टेंस, एंगल और ओरिएंटेशन। ठीक है, if a point is represented by a vector x equals to xy, then after transformation x dash यानी x का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ax, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, where a is transformation matrix। a क्या है यहाँ पे? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ट्रांसफॉर्मेशन। पहले भी मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। एक तरीके से देखो, आप किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखो, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी जो होता है वो यही होता है कि आप क्या करते हो कि आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है आपके पास, ठीक है, उस सिस्टम को आप क्या करोगे, मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्म करके मैट्रिक्स की दुनिया में ले जाओगे। जब वो मैट्रिक्स की दुनिया में पहुंच जाएगा तो मैट्रिक्स के फॉर्मूले उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और जब वहां मैट्रिक्स के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, ईजी हो गया हमारे लिए वो चीज़। वापस उससे क्या कर दिए हम, उसको ये कार्टेशियन दुनिया में या जो भी आपका सिस्टम था, बेसिक सिस्टम, जिस भी प्लेन में, जिस भी स्पेस में था, उस स्पेस में हम वापस लाके पटक देंगे। ऐसा ही हम लॉग में भी करते हैं ना। हम क्या करते हैं, जब लॉग लेके सॉल्व करते हैं, हमारे पास अगर दिया हुआ है, हमारे पास दिया है, आपने को याद होगा y इक्वल्स टू ए टू द पावर x। अब ये पावर है फंक्शन में, है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग y इक्वल्स टू लॉग ए टू द पावर x। अब क्या होगा, ये तो रहेगा लॉग y, ये हो जाएगा a लॉग x। फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करना जो भी करना है करेंगे, और उसके बाद फिर लॉग हटा देंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, या जो भी रहेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा फंक्शन था, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का, उसको मैंने लॉग में लिया और ऐसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद लॉग की दुनिया में ले जाके पटका, वहां से लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई, जैसे ये इसलिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की, वहां की दुनिया की, वहां के फॉर्मूले लगाए, उसके बाद उसको वापस हमने अपने मेन फंक्शन में चेंज कर लिया। ऐसा ही होता हमारा ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या कहते हैं आपका, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आती है बात ट्रांसलेशन की। कितने तरीके के होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मींस शिफ्टिंग अ पॉइंट विदाउट रोटेशन और रिसाइजिंग। इफ अ पॉइंट x, y इज ट्रांसलेटेड बाय वेक्टर a, b, x डैश y डैश इक्वल्स टू x प्लस a, y प्लस b। तो ये क्या करता है कि ट्रांसलेशन एक पॉइंट को शिफ्ट करता है बिना किसी रोटेशन के, है ना, उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। और कोई एक पॉइंट जैसे एक्स वाई, तो अगर उसको हमको ट्रांसलेट करना है ए बी वेक्टर से, तो उसमें ए जोड़ दो और वाई में बी में जोड़ दो। आ रही बात समझ में, है ना। ट्रांसलेशन क्या हुआ, अगर आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पे है 1,3, अब मैंने बोला कि इससे मुझे ट्रांसलेशन चाहिए 2,2 का। किसका चाहिए, 2,2 का। दोनों में 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 5। तो अगला जो पॉइंट मिलेगा 3 5, ये देखो, ये तो ये रोटेशन नहीं दे रहा है, ट्रांसलेशन है। ये आपका वेक्टर था, अब ये नया वेक्टर होगा, ये पूरा इतना है, तो ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये क्या किया है, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है, पॉइंट को शिफ्ट किया है, लेकिन बिना किसी रोटेशन के, है ना। यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं, इधर भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, लेकिन उसमें कोई रोटेशन हम नहीं कह सकते कि भैया हमने पूरा पूरा इसको एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है। इसमें सीधा सीधा प्लस कर देते हैं। आप ऐसा समझो, भी देखो अब इतना टाइम है नहीं अपने पास, है ना, कि अपन पीएचडी करें एकदम बहुत अच्छे से बने। ठीक है, हो सकता अगर वो होता टाइम होता तो मैं आपको प्लेन बना के कॉम्प्लेक्स में कैसे काम करता है सारी चीज़ें आपको बताता, लेकिन अभी आप देखो सिर्फ इतना कि भैया सीधा सीधा ट्रांसलेशन में हमको क्या करना है, जो भी जिस भी वेक्टर से हमको ट्रांसलेशन करना है ना, एक यूनिट तो देनी पड़ेगी कि ट्रांसलेट करो इसको इतने यूनिट पे, है ना। तो वो यूनिट कहलाती है कि ट्रांसलेटेड बाय दिस वेक्टर। तो ये तो देंगे, नहीं देंगे निकालने के लिए तो कुछ और पता रहेगा अपने को। तो जब ये पता हो तो आपको बस प्लस कर देना, क्या कर देना, दोनों तरफ प्लस कर देना। मैट्रिक्स फॉर्म नॉर्मली रिक्वायर्स होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश अपॉन 1, या फिर इसको प्राइम ही पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स प्राइम वाई प्राइम 1 1 0 a 0 1 b 0 0 1 x y 1। ठीक है,
ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, हाँ ट्रांसलेशन को कितनी मैट्रिक्स, ये उसका एकदम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है कि आप जो है तो मैट्रिक्स का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करेंगे, जो आपके नए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई और ये वन, इनका मल्टीप्लिकेशन, ए और बी आपके जो ट्रांसलेशन है ना, जितनी वेक्टर से आपने ट्रांसलेट किया है, और एक्स वाई जो आपके पुराने थे, तो ये हो जाता है ट्रांसलेशन का को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो 3 by 3 की मैट्रिक्स से होता है। क्लियर ये चीज़? चलो, अब आता है डायलेशन या स्केलिंग। डायलेशन चेंजेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ स्केलिंग फैक्टर आर के एक्स एंड के वाई। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पुराना जो था आपका एक्स था, ठीक है, पुराना जो था वाई था, अब मैंने बोला डायलेशन करना है मुझे, कितने का करना है, जो भी आपके फैक्टर्स लेना है, तो मैंने बोला इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 6 का कर दो, तो नए जो आएंगे वो कोऑर्डिनेट 5x और 6y हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, साइज चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट का। सपोज दैट हमारा कोई वेक्टर ऐसा था, अब हमने 5x 6y कर दिया तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा चेंज कर देता है, आपका स्केल चेंज कर देता है, ठीक ठीक है। तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, उसमें प्लस करते थे हम, ट्रांसलेशन में क्या करते थे, प्लस, ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं, और वहीं डायलेशन में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाता है, के एक्स जीरो जीरो के वाई, ये आपका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हमको जो नई, देखो बताते हैं ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, जो ए डैश हमको जो मिल रही है, या जो एक्स डैश है, हमारे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है एक्स, उसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना ज्योमेट्रिक, तो मुझे जो नई मिलेगी उसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें जो ए होता है वो कभी ट्रांसलेशन का जो होते मैट्रिक्स फॉर्म होता है, कभी जो है तो डायलेशन का होता है, कभी रोटेशन का होता है। तो यहाँ पे जो ए होगी वो होगी के एक्स जीरो जीरो के वाई, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई, जैसे के एक्स टू है के वाई थ्री है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस स्ट्रेचेज एक्स बाई टू, देखो ये एक्स में जब हमने मल्टीप्लाई किया टू का, तो एक्स को टू स्ट्रेच करेगी और वाई को थ्री स्ट्रेच करेगी, क्योंकि वाई में थ्री का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है चीज? चलो, अब आता है रोटेशन। रोटेशन टर्न्स पॉइंट्स अराउंड द ओरिजिन फॉर रोटेशन बाय एंगल थीटा। अब इसमें देखो क्या होता है कि आपका किसी चीज में चेंज नहीं है। कैसा चेंज है? ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कुछ चीजें प्रिजर्व रहती है, कुछ चीजें चेंज हो जाती है। अब रोटेशन में मतलब ये समझ लो कि आप उसका साइज वगैरह नहीं चेंज कर रहे हो, आप बस उसका रोटेशन चेंज करो। सपोज दैट ये थीटा था, अब ये हमारा हो जाएगा नया, अगर ये फाइ है तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाइ, ठीक है। तो ये कहलाता है। अब देखो रोटेशन टर्न्स पॉइंट पॉइंट अराउंड द ओरिजिन फॉर रोटेशन बाय एंगल थीटा। तो इसमें जो ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली आपकी मैट्रिक्स है, क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो अब नए होंगे, पहले आपके पास क्या है, सपोज दैट एक्स कॉमा वाई है, तो जो नए एक्स डैश वाई डैश होंगे वो क्या होंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई। क्योंकि हम बताया था मैंने तुमको कि भाई क्या होता है, एक्स डैश इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे ए अलग अलग है। एक्स डैश तो हर बार हम क्या ले लेते हैं कि नया एक्स नया वाई, ए हमारे लिए डिपेंड करता है, और ये पुराना एक्स पुराना वाई। अब ये जो ए है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी आपका थीटा आपको रखना है रख सकते हो। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री रख के देखा है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ए की वैल्यू के एक्स जीरो और के जीरो के वाई होती है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाती है, ये वाली, क्या 10 a 01 b 001, ये हो जाती है ए। इन सबको रख दोगे, इन सबको यहाँ रख दो, देखो ये यहाँ रखोगे तो ये बस आपको नया फॉर्म करना है ना। फॉर्म क्या करना है, ए को फॉर्म करना है, क्योंकि आपको एक्स पता है एक्स डैश पता है, तो आपको नया एक्स डैश मिल जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये तीनों तरीके की चीजें होती है। ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है, तो कैसे लिखते हैं, देखो ए इक्वल्स टू 1 0 0 -1। ये आपको शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ऑल अबाउट मैट्रिक्स करके, है ना, मैट्रिक्स एक्सप्लेन्ड या मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन, ऐसा कुछ करके एक वीडियो है, 2 या से 3 मिनट का है, वो आप जरूर देखें। उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे रिफ्लेक्शन करना है तो यहाँ -1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का, अगर वाई में करना है तो यहाँ -1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स रखना है। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स पे करना है तो 0 0 1 1 इधर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट करना है तो -1 -1 0 0। तो मैट्रिक्स एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको अलग चीजों को कहीं ना कहीं स्ट्रेच करता है, कुछ करता है ऐसे करके, है ना। उसमें उसमें एक दो एनिमेशन में मैंने ये भी दिखाया कि वो शेयर कैसे करता है। शेयर मतलब कि स्ट्रेच कैसे होता है, कि ये आपका स्क्वायर था, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ये आप जो नया बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, पैरेललोग्राम ऐसा, यही सेम स्क्वायर उठ के ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बताया। रिफ्लेक्शन इन प्लेन 3D, तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स वाई प्लेन 1 0 0 0 1 1 0 0 0 -1, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई के पॉजिटिव रखो, वाई का निगेटिव कर दो, यही हम कर ही रहे थे तब से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे एक्स के
एक्स में चाहिए था हमको रिफ्लेक्शन, तो एक्स को 1 रहने दिया, इसको -1। वाई में चाहिए तो वाई को 1 रहने दो, एक्स में चेंज -1। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स में चाहिए तो वाई और एक्स को 0 0 रहने दो, इधर कर दिया चेंज। अगर मुझे एक्स वाई प्लेन में चाहिए तो मैंने क्या बताया, एक्स और वाई को वही रहने दो और जेड वाला 0 कर दो, ऐसा। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन का। ये किसका हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई प्लेन का। अगर मुझे बोलेगा एक्स जेड प्लेन का, तो एक्स का 1 रहने दो, जेड का 1 रहने दो, वाई का क्या कर दो, -1 कर दो। ठीक है, बाकी तो 0 0 रहेगा ही। अगर मुझे बोलेगा जेड वाई प्लेन का, तो इसको -1 कर दो, एक्स को -1 कर दो, ये 0 सॉरी ये 1 और ये 1, जेड और वाई के, वाई और जेड के 1 1 कर दो। इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और आपका क्या क्या चीज़ें पढ़ी अपन ने, ट्रांसलेशन। ठीक है, नॉर्मल। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अभी इतने ईजी नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और जो भी देख रहे हैं प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में आपको जो क्वेश्चन की सीट है ना, डीपीपी आपको सॉल्व करने के लिए खुद के, वो दी जाती है, वो सॉल्व करें, नहीं बनता आप तुरंत क्वेश्चन करें, है ना। चाहे कमेंट करके बताएं, चाहे आप बोलें कि मुझे ये वाली डीपीपी में प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे ही असली प्रैक्टिस है। यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, देखते हैं अब कब तक थ्योरी हमारी कंप्लीट हो पाती है, टाइम भी लग सकता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि थ्योरी छोड़ के सीधा, जैसे मैंने देखा कई लोग ऐसा करा रहे हैं, बट अपन को ऐसा नहीं करना है कि थ्योरी छोड़ के सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, अपन को बस भले कम टाइम है, लेकिन हमको प्रिपरेशन ऐसे करनी है, हमको पता हो, पीछे का लॉजिक पता हो कि कैसे हो रही चीज़ें। ठीक है, तो थ्योरी में थोड़ा फास्ट लेके चल सकता हूँ, कुछ चीज़ें स्किप कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल ही थ्योरी ना पढ़े। ठीक है, तो ये सिलेबस खत्म होने में कितना टाइम लगता है ये हम देखते हैं। बट आप जो है, आपकी जवाबदारी ये है कि आप क्वेश्चंस लगाते चलें। इन सबके क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, क्वेश्चंस जाके लगाएं, सॉल्व करें, तभी बनेगी मैथ्स, है ना। देखने से मैथ्स नहीं आती, पेन उठाना पड़ता है, घिसनी पड़ती पेन। ठीक है, ट्रांसलेशन में प्लस कर देते हैं, ट्रांसलेशन नहीं हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, डायलेशन। डायलेशन आपकी स्केलिंग बढ़ा देता है, स्ट्रेच करता है किसी चीज़ों को, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड नंबर पे आता है क्या, रोटेशन। रोटेशन पे क्या होगा, आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी बनेगी, साइन थीटा वाली, वो वाली आप बना लेना। और फोर्थ आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं कि डायगोनल एंट्रीज रखते हैं, डायगोनल एंट्रीज। और अगर एक्स में चेंज करना है तो एक्स को 1 रहने दो, दूसरे को -1 कर दो, मतलब जो बच रहा है ना उसको -1 कर दो, बाकी सब वैसे रहने दो। ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। अब आती है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होता है। फॉर अ मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू आइगन वेक्टर कहलाता है, लैम्डा आइगन वैल्यू कहलाता है। व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर डज नॉट चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस बाय फैक्टर लैम्डा। तो ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, अब कुछ चीजें प्रिजर्व कर रहे हैं हम, है ना। तो आइगन वैल्यूज जो होते हैं और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, तो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती आइगन वेक्टर्स की। आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, है ना। और इसलिए वो खास होते हैं। और अगर उनमें चेंज भी आ रहा है तो चेंज किसका आएगा, लैम्डा। फैक्टर कितने का है, लैम्डा एक्स हो रहा है ना, तो लैम्डा का चेंज आएगा। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस बाय फैक्टर लैम्डा। ठीक है, एग्जांपल रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आपको दी है 1 0 0 -1, आइगन वैल्यूज के क्या है 1 और -1। देखो जब केवल डायगोनल एंट्रीज वाला होना, तो उसमें जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा याद रखो, सिर्फ सीधे सीधे क्या हो जाती हैं, डायगोनल एंट्रीज हो जाती है। अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है और, तो उसमें जो डायगोनल एंट्रीज है ना, वही आपकी क्या बन जाती हैं, आइगन वैल्यूज बन जाती हैं। ठीक है, चलो। Eigenspaces as invariant space. A subspace is invariant if transformation maps vector in that space back into the same space, है ना। invariant space क्या कहलाता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर को, ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर्स का लेता है वो मैप करता है वापस से सेम स्पेस पे बैक करके। ठीक है, फॉर स्केलिंग मैट्रिक्स 2003। अब ये स्केलिंग मैट्रिक्स हमको दिख रही है क्यों है, डायलेशन, क्योंकि ये डायगोनल और डायगोनल में एंट्री है, क्योंकि हमने पता था कि हमें कैसी होती है, अभी पता था, याद हो तो ठीक है, के एक्स 0 0 के वाई, इस टाइप की मैट्रिक्स होती है स्केलिंग मैट्रिक्स, है ना। जब भी ऐसी मैट्रिक्स हम लेते हैं तो ये स्केलिंग मैट्रिक्स है 2 और 3 का। एक्स एक्सिस रिमेन्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस रहती है, वाई एक्सिस रिमेन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस रहती है। दस दे आर इनवेरिएंट सबस्पेसेस। तो इनसे बनने वाले जितने भी सबस्पेसेस होंगे वो क्या होंगे, इनवेरिएंट सबस्पेसेस होंगे, क्योंकि आपका एक्स जो एक्सिस है, जो स्पेस है, वो चेंज नहीं हो रहा है। फिर आता है डायगोनल मैट्राइसेस। अब मैट्रिक्स इज डायगोनल इफ, पता है आपको कि मतलब केवल डायगोनल एंट्रीज हो, ये होती है। ठीक है, आइगन वैल्यूज अपीयर्स ऑन डायगोनल, कैलकुलेशन बिकम इजी। ठीक है, अब डायगोनलाइजेशन क्या होता है, ये भी बहुत वो है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होता है, डायगोनल फॉर्म है ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी होता है, लेकिन अपन अंदर नहीं जाएंगे, अपन डायगोनलाइजेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ ए इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, मतलब अगर आप ए को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो वो क्या कहला जाती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, डी इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज,
P इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। क्या होता है, इसको स्टेप्स कैसे होते हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज, ये a माइनस लैम्डा आई है ना, इंटू एक्स करके ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है मैट्रिक्स की। फाइंड आइगन वेक्टर्स, फॉर्म मैट्रिक्स पी, कंप्यूट पी इनवर्स, पी मिल जाएगा तो पी इनवर्स कंप्यूट कर लोगे, कंस्ट्रक्ट डी। ठीक है, अभी जैसे ऑलरेडी वो है आपका डायगोनल है तो इसके आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इनके आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 4 एंड 2, आइगन वैल्यूज 4 एंड 2। वैसे मेरे को इस तरफ पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, इसी तरफ चलते हैं, इधर से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशन। अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वाइल राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं ना, ए और ये आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए अप्लाई रो ऑपरेशन अंटिल ये वाला आई बन जाए और ये इनवर्स बन जाएगा, है ना। अपने आप जब आप इधर आइडेंटिटी लेकर रख रहे हो और रो ऑपरेशन लगा रहे हो और इस वाले को आइडेंटिटी बना दोगे ना, तो अपने आप जो इधर बच रहा है, इधर जो भी मैट्रिक्स बचेगी वो इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 1 2 3 4 दे के रखा है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 3 यहाँ बनाया, ये 1 0 0 1 हो गए। अब इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाए, रो ऑपरेशन लगा के मुझे ये मिल गया। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, नहीं यार, ठीक है, ए इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर ये चीज़। चलो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी हम बहुत बार चुके हैं कि नंबर ऑफ, क्या कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज और कॉलम्स। ठीक है, हम क्या लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसको हम एकदम, इसके पहले हमने पढ़ा होगा एशलॉन फॉर्म। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको डीप में पढ़नी है, आप बोल ले, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ, क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ, तो उसके लिए पहले ये वाला पार्ट हम जल्दी से खत्म कर लें कि एक बार रिवाइज कर लिया मोटा मोटा, उसके बाद फिर हम आगे चले। तो एस्लॉन फॉर्म हो गया, सेकंड आता है नॉर्मल फॉर्म, इससे हम रिड्यूस करते हैं ना, और इसी का एक और पार्ट होता है रो रिड्यूसिबल एशलॉन फॉर्म। तो ये मेथड्स यूज़ करते हैं हम, और आपको याद होगा कि ऐसा रहता है, 1 इसके नीचे हम 0 ले लेते हैं, फिर यहाँ सपोज दैट 2 है, 3 है, फिर 0 1 2 है, फिर 0 0। अगर यहाँ 1 है तो इसकी रैंक 3 हो गई, और अगर 1 नहीं है, यहाँ 3 है, तो तो भी इसकी रैंक 3 है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ गया तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हुई, 2। ठीक है, तो जब नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हो गई तो हमारा ये क्या कहला जाएगा, इसकी रैंक 2 कहला जाएगी। ठीक है, रैंक का नल्टी, रो रिडक्शन। ठीक है, ये रो रिडक्शन बताया मैंने, रो रिड्यूसिबल ये होता है। चलो, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्राइसेस। मैट्राइसेस को यूज़ करके, ये चीज़ हमने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी, ए इनवर्स ले लेते हैं, फिर इसकी ये जो ऐसा रहता है, एक्स के जो कॉफिशिएंट है उनकी जो मैट्रिक्स बनती है वो ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का क्या है, 1 है, यहाँ पे वाई का क्या है, 2 है, एक्स का क्या है, 3 है, वाई का क्या है, 4 है। जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम बी कहते हैं, 5 5 5 एंड 11। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, हम ऐसा मानते हैं एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब इसमें x जो होता है हमको निकालना रहता है, तो इसको हम जितने भी वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाई, अगर 3 होते तो एक्स वाई जेड लेते, ए इनवर्स जो आपकी मैट्रिक्स बनती वो 3/3 की बनती, और जो बी बनती वो आपकी 3/1 की बनती। ठीक है, फिर इसको हम इसके लिए, अब देखो हमको क्या क्या लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ए इनवर्स और बी। तो ए इनवर्स हम ए की हेल्प से निकाल लेंगे, बी हमको पता है और एक्स हमको पता है, तो इस इक्वेशन में रखने के लिए मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ ए इनवर्स नहीं है। और ए इनवर्स मैं ए की हेल्प से निकाल सकता हूँ, तो मैं ए की हेल्प से ए इनवर्स निकालूंगा। क्या होता है इनवर्स, क्या होता है ए इनवर्स, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3/1 की मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे तो 3/1 की नहीं, यहाँ पे 2/1 की मल्टीप्लाई, 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी, और एक्स के सामने वाला एक्स की वैल्यू, वाई के सामने वाला वाई की वैल्यू दे देगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म पूरा हो जाएगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं तुमको, ये वाला। अब इससे जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा प्रैक्टिस, इसके बाद भी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, शायद 15 16 तक हम कर लें कंप्लीट, तो उसके बाद कोशिश करूंगा कि आपको आ जाए। ठीक है, टाइम मिल जाए, ताकि नहीं तो आप क्वेश्चन लगाएं और मुझे पिन कर दें कि सर ये वाला क्वेश्चन, एक कमेंट भी आएगा, ठीक, मैं उसको भी, उस क्वेश्चन को भी बता दूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी बता रहा था। ओहो वाह वाह सर वाह। x+2y = 5, 3x + 4y = 11, x +
2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। ध्यान से देखो, अब a जो हमारी बनेगी, a बनेगी 1 2 3 4, जो b बनेगी वो बनेगी 5 11, जो x बनेगी वो बनेगी x y, क्योंकि दो ही वेरिएबल है। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है सिस्टम लीनियर इक्वेशन का, होता है x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये होता कैसे है मैं ये भी बता सकता था, बट ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से अपने को, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। अब जो हमारे पास a इनवर्स b आ गई तो हमारे पास सब वैल्यू है लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ दो, पहले a इनवर्स की वैल्यू निकाल के लाओ। a इनवर्स क्या होता है, होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, 4 वन ज़ा 4 और 4 माइनस 6, 4 वन ज़ा 4 माइनस 6, तो कितनी आ गई वैल्यू -2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई -2, इसको यहीं रहने दो। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के लिए आप पहले क्या निकालो, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को मैं कह देता हूँ C11। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, कि पहली बात तो माइनस, इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, CIJ, कई लोग इसको कैपिटल ए भी लिखते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। CIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, तो MIJ मतलब माइनर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया C11 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 1। अब MIJ निकालना है, मतलब माइनर निकालना है 1 1 का, तो जब 1 1 का माइनर निकालते हैं तो 1 1 को छोड़ दो, है ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छोड़ दो, क्या बचेगा 4, तो इंटू 4 कितना आ जाएगा वैल्यू, C11 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, ये हमारा आ गया C11। सिमिलरली हम C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, और नहीं 13 कहाँ से आ गया भैया, क्या गड़बड़ करता, C12 C21 और C22 निकालेंगे। C12 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 2, C21 मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1, C22 मतलब -1 की पावर 2 प्लस 2, साथ में M12 M21 M22। अब ये -1 की पावर इवन है तो नेगेटिव साइन आएगा, और M12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 को छोड़ दो, 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ो, क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ पे भी पावर ऑड है तो निगेटिव तो आएगा ही, और M2 मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर, तो -2 आ जाएगा। और C22 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको छोड़ोगे तो 1 आएगा, लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव है क्योंकि इवन है, तो ये 1 आ गया। अब कायदे से जब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बनाना था तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था C11 C12 C21 C22, ठीक है, लेकिन नहीं, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो लिखेंगे। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे तो आएगा C11 C12 C21 C22, ये आएगा, ठीक है। C11 की वैल्यू कहाँ है, ये रही 4 -3, नहीं यार यहाँ पे C21 आएगा -2 -3 और 1, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो तो ये देखोगे आप, एक पैटर्न देखो कि 1 4 आपस में जो डायगोनल एंट्री है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और साथ में जो 3 2 था उन दोनों में क्या आ गया है, नेगेटिव साइन आ गया है। तो इस तरीके भी हम समझ सकते हैं कि भाई हमको अगर डायरेक्ट भी निकालना हो, जो होशियार बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं ऐसे पैटर्न। 3 by 3 में तो थोड़ा और दिक्कत आती है, तो भी बच्चे ऐसा बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतनी प्रैक्टिस आ जाती है कि तुरंत निकाल लेते हैं। चलो अब रख दो वैल्यू, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया है 1 और 4, यहाँ पे है, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, यही है ना, गड़बड़ तो नहीं किया कबीरा, सारा रहा सही है। और साथ में इसकी वैल्यू आई थी मॉड ऑफ ए की -2, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ए इनवर्स कितना होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -2 इंटू 1 -2 -3 और 4, इनको ऐसे रहने दो, -2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब x इक्वल्स टू होता है हमारा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू में -1/2 इंटू 1 -2 -3 और 4 के इंटू में बी। बी कितना था, 5 और 11, ऐसा कुछ था, बी था आपका 5 और 11, वेरी गुड, क्या तो यार, चलो 5 और 11 कबीरा सारा रहा। अब देखो x इक्वल्स टू -1/2
मल्टीप्लाई कर दो, 1 और -2 का करेंगे कितना आ जाएगा, 5 -22, और -3 और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, -15 +44। ठीक है, यही आएगा ना, सही है। चलो, x इक्वल्स टू -1/2, 5 -22 -17 -15 +44 कितना हो जाएगा, 5 जाएगा तो 39 29, हाँ, प्लस का 29। अब x इक्वल्स टू निगेटिव के साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 17/2, यहाँ जाएगा -29/2। अब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x y 17/2 -29/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से, और ये मत समझने कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये एकदम बच्चों से क्वेश्चन था, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। इसमें भी मैंने एकदम बहुत ही आराम से पूरा बेसिक से बताया है, लेकिन लेवल थोड़ा अप होगा, है ना। इसको आपको 2 मिनट में करना है पूरा क्वेश्चन, हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 10-15 क्वेश्चन लगाओगे, आ जाएगा समझ में, याद आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, खत्म क्या, हाँ, चलो ठीक है। चलो, इस तरीके से क्वेश्चंस करते रहना। और क्वेश्चन चाहिए तो आप बताया मैंने कि आपको अगर टेलीग्राम से ज्वाइन करो, टेलीग्राम में और क्वेश्चन डाल दूंगा। हेल्प लो ना मेरी, अभी तक मैंने 8-9 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, अभी तक किसी ने हेल्प नहीं ली मेरी, कि प्रॉपर मुझे रीच आउट करें, कमेंट में, टेलीग्राम में, डीएम में, कहीं भी बोलें कि सर मुझे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सबको सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आ रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं तो प्रॉब्लम आई होगी, पूछो ना, बोलो ना, तब तो फिर आदमी उस पर अब मेरे हिसाब से तो मैं, अब जैसे मैंने ये पिछला क्वेश्चन किया ना, तो मेरे हिसाब से ये बहुत स्लो पढ़ाया मैंने, बहुत। अब उनमें से जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। जिन बच्चों को आता होगा वो बोर हो जाते हैं कि भाई यार सर यार इतना धीमा धीमा, ये सब तो ऐसे फटफट काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता जिसको जिसको भूल गया है, उसको मैं एकदम बिल्कुल स्क्रैच से, कि भाई उसको भी याद आ जाए पूरा का पूरा, वो भी पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा हूँ। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है तो मेरे पे रीच आउट करें और बोले, कमेंट में बोल दें, आप यही वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, मुझे ये टॉपिक वापस पढ़ना है, मुझे इस पे क्वेश्चन चाहिए। अभी आप थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हो सर, बट मुझे इसमें क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन चाहिए। हर तरीके से मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ, अभी कर पा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि पूछ लो, करवा लो मेरे से, ले लो मेरी हेल्प। ठीक है, तो अपना बढ़िया प्रिपरेशन जारी रखें, और पेपर मतलब प्रैक्टिस खूब सारी करें, है ना। मतलब एक रफ कॉपी लें और 2-2 3-3 दिन में रफ कॉपी खत्म करें। मैथ्स में बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ठीक है, ऐसे चलता है। तो इसलिए एकदम बढ़िया आराम से प्रिपरेशन करते रहें, और साथ में इसको वीडियो लेक्चर अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चंस भी जरूर अटेम्प्ट करें। केवल लेक्चर्स देखने से नहीं होगा, कभी मैथ्स नहीं बनती। मैथ्स में पेन घिसना पड़ता है, पूरी पेन खत्म कर दो, 2-3 15,000 20,000 पेन खत्म कर डालो, है ना। पूरी रफ कॉपियाँ मोटी मोटी भर के एकदम ऐसा वो बना दो, है ना, मीनार की, भाई देखो इतनी कॉपी भर डाली मैंने, तब तब हो जाएगा, तब बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, सारी प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ भी इतना टफ नहीं होता फिर। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करो और क्वेश्चंस एकदम भर भर के लगाओ। ठीक है, चलो, धन्यवाद।